अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था दैट व्हेन वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग वायर, तो जब भी इस वायर में से करंट फ्लो करना शुरू करता है देन वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड दिस वायर एंड वी कैन फाइंड द direction of the magnetic field lines by grasping the wire in our right hand such that the upward thumb erected thumb that is giving the direction of the current and the curling fingers in that case that will give the direction of the magnetic field lines. Now this kind of a behavior shows that when there is when they are moving charges, when there will be a current then there will be magnetic field, मतलब कि करंट यानी कि चार्जेस का फ्लो करना और मैग्नेटिक फील्ड का होना, दीज आर सम लाइक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है. Now just look at this side that we are having a bar magnet, north south poles. We know very well that the magnetic field lines they are emerge out of the north pole and they will come into the south pole. तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन जो है ये आपके पास बनती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं. तो हम इसका भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल जो है वो एज सोर्स की तरह काम करता है और साउथ पोल जो है वो आपके पास एक सिंक की तरह काम कर रहा होता है. वी आर हैविंग डिफरेंट लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर्स. आपके पास जो है वो सोलेनाइड भी है, दैट इज़ आल्सो करंट कैरिंग ऑपरेटर्स. आपके पास एक सिंपल लॉन्ग वायर भी हो सकती है, सिंगल लूप भी हो सकती है. सो जब भी किसी भी वायर में से, चाहे उस वायर की शेप कुछ भी हो, व्हेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ द करंट देन दैट वायर दैट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, बिकॉज उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी. इसके बारे में सबसे पहले एम्पेयर्स ने अपना व्यू दिया था मैग्नेट के बारे में. दैट वाज द एम्पेयर्स व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो आपके पास एम्पेयर्स का जो व्यू था मैग्नेटिक फील्ड का वो ये कहता था दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट्स. एम्पेयर्स ने मैग्नेटिक फील्ड कहा कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स. सर्कुलेटिंग करंट्स मीन्स कि जब भी किसी भी जगह में से करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड. उस वक्त जिस वक्त एम्पेयर ने अपना ये व्यू पेश किया था उस वक्त वी वर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम दैट वाज अननोन. तो उस वक्त ये कुछ इतना फेवरेबल जो था वो आइडिया नहीं लग रहा था. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ठीक से फाइंड आउट हो गया देन दिस आइडिया वाज बेसिकली अपेयर्स टू बी द करेक्ट वन. Now we now come to the origin of the magnetism. यहाँ से ज़रा गौर करें कि एम्पेयर ने व्यू दिया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलेटिंग करंट की वजह से है. तो हम देखते हैं दैट व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म. हमारा ओरिजिन जो है वो इसी स्टेटमेंट से ही जो है वो हमें डिफाइन हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए आप देखें कि सर्कुलेटिंग करंट क्या है. करंट क्या है? करंट इज़ अ फ्लो ऑफ द चार्जेस. और हमने इससे थोड़े से पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा दैट करंट दैट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हमने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा था. उनके फ्लो की वजह से जो है वो करंट किसी भी मटेरियल में डेवलप होता है. व्हेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ द चार्ज देन देयर विल बी अ करंट एंड व्हेन देयर विल बी अ करंट देन वी कैन हैव द मैग्नेटिक फील्ड ओवर देयर ऑल्सो. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी आइडिया को मैक्रोस्कोपिक लेवल से थोड़ा नीचे ले जाते हुए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले जाएं तो हम पहुंच जाते हैं एक एटम की तरफ. एटम में क्या होता है? आपके पास सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई होता है और उसके आउटर में शेल्स में ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स वो लगातार जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं अबाउट दिस न्यूक्लियाई. तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखें देन एक्चुअली दिस इलेक्ट्रॉन इज द सर्कुलेट प्रोड्यूसिंग द सर्कुलेटिंग करंट. कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा देन देयर वी विल बी हैविंग अ rate of flow of charge and the rate of the flow of the charge that is known as the current. और यहाँ पे करंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है. दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है वो आपका मैग्नेट बन रहा है. दिस मीन्स दैट दिस होल एटम दैट विल नाउ एक्ट एज अ मैग्नेट और इसकी एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब यहाँ पर गौर करिए तो इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ एक ऑर्बिटल मोशन नहीं होती. इलेक्ट्रॉन इज हैविंग अ स्पिन मोशन ऑल्सो. तो यहाँ पे दो तरह की मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की. आपके पास स्पिन मोशन भी है और आपके पास ऑर्बिटल मोशन
भी है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसकी इन दोनों मोशंस की वजह से है। नंबर 1 दैट इज़ द स्पिन मोशन एंड नंबर 2 इज़ द ऑर्बिटल मोशन। और हमें ये भी पता है कि एक ऑर्बिट में अगर सपोज के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, देन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट हैविंग द सेम स्पिन, इनकी ऑपोजिट स्पिन्स होती हैं, इसीलिए हम स्पिन को हाफ वैल्यू देते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड आपके पास जो है वो इक्वल पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट जो है वो स्पिन डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द टू टाइप्स ऑफ द मोशन, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन, एंड द इलेक्ट्रॉन इज दीज टाइप्स ऑफ द मोशन आर एक्चुअली क्रिएटिंग द करंट। और ये करंट जो है ये इस पूरे एटम को एक छोटा सा मैग्नेट बना रहा है, और मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लाजमी तौर पे होंगी। अब ये कुछ स्पिन अलाइनमेंट और ऑर्बिटल मोशन के अलाइनमेंट्स कुछ इस तरीके से होती हैं दैट दीज टू कलेक्टिवली दे शो 3 डिफरेंट बिहेवियर्स। आपके पास 3 तरह के डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं। कभी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके की स्पिन मोशन कुछ इस तरीके से अलाइन होती है दैट इज स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द स्पिन इफेक्ट और द स्पिन करंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्चुअली कैंसलिंग आउट ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं, दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर्स इफेक्ट। तो इस केस में कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स हमारे पास इस कैटेगरी के अंडर आते हैं, द टाइप और द कैटेगरी ऑफ द मटेरियल्स इन विच द करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और द स्पिन करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर टोटली कैंसलिंग आउट ईच अदर, दे आर कैंसलिंग आउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ईच अदर, then and these types of the materials are known as diamagnetic materials. These are the diamagnetic materials. नाउ दीज आर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें स्पिन मोशन बिल्कुल दूसरे के इफेक्ट को दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास बिस्मथ है, एंटीमनी है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। फिर कुछ हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पिन मोशन एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर रही होती, they are actually supporting each other, not very strongly but they are actually supporting each other, सपोर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन सपोर्ट ईच अदर। तो इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट मटेरियल्स बनते हैं, दीज मटेरियल्स आर नोन एज द पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स। These paramagnetic materials are having the examples of एल्यूमिनियम है, इसमें मैग्नीज है, प्लेटिनम है। these are the some examples of the paramagnetic materials. Diamagnetic में orbital and spin motion they will totally cancelling out each other. So the resultant materials are known as the diamagnetic materials like bismuth, antimony and water molecules. And if the spin and orbital motions are they are not completely cancelling out, they are just in the case supporting each other. Somehow they are supporting a little, so in that case the materials are known as the paramagnetic materials like aluminium, manganese and some others. While we are having a third type of the material जिसमें आपके पास orbital and spin motion they are actually strongly support each other, यहाँ पर strongly support कर रहे होते हैं। तो इस केस में जो आपके पास materials बनते हैं, these materials are known as the ferromagnetic materials. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास काफ़ी सारी मटेरियल्स हैं, लाइक आपके पास आयरन है, आपके पास निकल है, कोबाल्ट है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट that we will discuss a little point over here that what is magnetic डाईपोल। मैग्नेटिक डाईपोल का मतलब क्या होता है? एक एटम जब उसके इर्द गिर्द उसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सर्कुलेटिंग करंट्स, तो उस केस में ये जो पूरा एटम है ये एक मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपको पता है दैट इफ़ देयर इज़ अ मैग्नेट देन इट विल बी हैविंग 2 पोल्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. For the case that the magnetic field lines will start from the north and those will end on the साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं दीज आर फर्स्ट पोल, दिस इज द सेकंड पोल, सो यू कैन से दैट इट इज़ अ डाई पोल। डाई का मतलब होता है टू पोल्स वाला।
एक टू पोल मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास बनेगा। अगर हम इस चीज़ को, अगर हम किसी बड़े मैग्नेट को कितना भी ब्रेक कर लें, 2 हिस्सों में करेंगे, 4 हिस्सों में करेंगे, कितने हिस्सों में भी इसको छोटे से छोटे हिस्से में ब्रेक कर लें, देन ईच पार्ट दैट विल बिहेव एज अ सेपरेट मैग्नेट। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही यही है कि उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं। ऑल्सो से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक पार्ट में से इमिट हो रही है, देन ऑब्वियसली एक पार्ट जो है उनका सोर्स के तौर पे काम कर रहा है, देन ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम अदर प्लेस ऑल्सो कि जहाँ पे वो जा रही हैं, देयर मस्ट बी अ सिंक ऑल्सो। तो सोर्स और सिंक का होना बिल्कुल ज़रूरी है। इंडिपेंडेंटली कोई एक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो दिस फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट आइसोलेटेड पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ये हमारी थ्योरी जो है वो इस बात का सबूत है कि कभी भी आइसोलेटेड पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी ऑलवेज हैव अ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर एक एटम जो है वो मैग्नेट के तौर पे काम कर रहा है, देन एटम विल बिहेव दैट इज अ दैट एटम विल बी हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। कभी भी वो सिंगल पोल के तौर पे वो काम नहीं कर सकता। सो फ्रॉम I can also summarize this magnetic properties of the solids. We have already observed the magnetic property that when there is a flow of the current, then there will be magnetic field around that wire, and we can find out the direction of the magnetic field by using the right hand rule. हमारी directed thumb जो है that gives the direction of the current, and the curling fingers that will give the direction of the magnetic field है। तो सबसे पहले हम पेयर ने magnetic field का जो था व्यू दिया था, एंड इट वाज दैट कि जहाँ पर भी सर्कुलेटिंग करंट होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है। तो यहाँ से हम कुछ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं बाय कीपिंग इन व्यू द टू टाइप ऑफ द मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट नंबर वन इज द स्पिन मोशन एंड नंबर 2 द ऑर्बिटल मोशन। जहाँ पर दोनों मोशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, मटेरियल विल बी डायमैग्नेटिक। जहाँ पे माइनर बहुत ही लिटिल सपोर्ट करेंगी वहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेंगे, और जहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी वहाँ पे आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनेंगे। सो फ्रॉम ऑल दिस वी कैन कंक्लूड कि एक एटम जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा होता है, और ये हमें इस बात को भी सपोर्ट करता है कि आइसोलेटेड पोल जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डोमेन थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अभी तक हमने पढ़ा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनमें स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे आर स्ट्रांगली सपोर्टिंग ईच अदर। इन तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अब अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अगर हम स्ट्रक्चर पर चले जाएं, देन सपोज दिस इज अ स्पेसिमन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इट कैन बी एनी फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हमने एग्जांपल्स लिए लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये इनसे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसके इस पूरे स्पेसिमन को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर इसका लें, देन वी कैन सी कि यहाँ पर कुछ एटम्स के ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं, एंड दीज ग्रुप्स सपोज लाइक दिस दे आर हैविंग दे कैन बी डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रीजन्स बने होते हैं। दीज कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप के जो हैं ये रीजन्स आपके पास बन सकते हैं। नाउ वी हैव डिवाइडेड दीज रीजन्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें सपोज कि इसमें जो रिजल्टेंट मूवमेंट बन रहा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे जो मूवमेंट बन रहा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन। हियर ईच ग्रुप ऑफ द एटम्स दे आर हैविंग अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसमें इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब के सब जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हो, दे कैन हैव डिफरेंट, लेकिन इतने एरिया में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है दे आर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस हम यहाँ पे शो कर देते हैं। दीज आर दी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ओवर हेयर। सो दिस एरिया, जिस एरिया में जितने भी एटम्स हैं दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, दे आर हैविंग द सेम नेट मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ये जो एरिया है दैट एरिया इज़ नोन एज द डोमेन। इस पूरे एरिया में जितने भी एटम्स आते हैं दे आर फॉर्मिंग अ डोमेन, एंड ईच डोमेन वी आर हैविंग एटलीस्ट 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स। इतने ज़्यादा एटम्स जो हैं ये एक डोमेन में होते हैं। और अगर हम देखें तो इसका साइज़ जो होता है इट कैन बी इन मिलीमीटर। ये मोर और लेस जो है ये मिलीमीटर में होता है। अगर ये एक मैक्रोस्कोपिक साइज है। दिस मीन्स है कि डोमेन का साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बिकॉज यू कैन सी दैट नंबर ऑफ द एटम्स इन अ डोमेन दैट इज़ वेरी लार्ज, 10⁻12 to 10⁻16 एटम्स। इतने एटम्स एक ग्रुप में इकट्ठे होकर दे आर शोइंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट और द मैग्नेटाइजेशन। नाउ फ्रॉम दिस
thing, we can define or we can explain the two types of the ferromagnetic substances. There are two types. Number one, that is the soft magnetic material, and number second type is hard magnetic material. We can classify the ferromagnetic substances as a soft or hard depending upon the uh, energy, or depending upon the strength that we need to align these domains in one direction. Suppose कि अगर आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दिस इज़ नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन होनी चाहिए, तो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यू कैन ईजीली, इफ़ यू कैन ईजीली अलाइन दीज डोमेन्स इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सबकी एक ही डायरेक्शन हो जाए, तो उस वक्त जो मैग्नेटिक मटेरियल्स बनेंगे दोज आर नोन एज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट ऑफ द अलाइनमेंट इज़ वेरी ईजी. बहुत थोड़ी सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करके, थोड़ा सा जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से आप इन सब जो है मैग्नेटिक मूवमेंट्स, इनको एक ही डायरेक्शन में जो है वो अलाइन कर सकते हैं. दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नोन एज द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज़ दैट कि अगर इनको एक साइड पे अलाइन करना ईजी है तो दोबारा से डिसअलाइन करना भी उतना ही ईजी होता है. द सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डिसअलाइनिंग these magnetic moments. Now second type is the hard magnetic material. Hard magnetic material, as the name indicate, it is very much difficult to align these magnetic moments in one direction. इनको अलाइन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी इनको अलाइन करने के लिए. एंड वंस दे आर अलाइंड then they will retain their position, and it will take a very high value of the energy to disalign them. तो इस तरह के मटेरियल्स को जिसमें अलाइन करना भी मुश्किल होता है, वापस उनको डिसअलाइन करना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, दोज आर नोन एज द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. अब यहाँ पे हम आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे जिसमें हम देखते हैं कि अगर किसी मैग्नेट को नीचे ज़ोर से गिराया जाए, या उसके ऊपर बार बार उसको हिट किया जाए, या उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, then in that case the thing that will not remain magnetic material, it will simply come back to a normal situation. तो ये that is known as the effect of the temperature. इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम किसी भी चीज़ का बढ़ा सकते हैं बाय ड्रॉपिंग दैट, और बाय हीटिंग इट अगेन एंड अगेन, और बाय सिंपली प्रोवाइडिंग इट हीट. हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ की को थर्मल जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये जो थर्मल हीट होती है इट डायरेक्टली गो टू दी इलेक्ट्रॉन्स, उस इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करती है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज़ होंगी, द ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन्स दैट विल बी डिस्टर्ब्ड. और एक मतलब अगर डोमेन्स का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है देन दे विल बी डिसअलाइंड, और डिसअलाइंड होने के साथ ही वो जो चीज़ है वो मैग्नेटिक मटेरियल भी नहीं रहेगी, वो एक बिल्कुल मतलब कि उसका मैग्नेटिक नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वापस एक सिंपल ऑर्डिनरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इफ़ वी वांट टू preserve the magnetism of the material, so we have to keep it away from the high temperature, because the high temperature that will simply disturb the orderliness of the domains. Now with the effect of the temperature we come to a point, and that is actually a temperature known as the Curie temperature. आप लोग जैसे ही आप मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे, इस टर्म को क्यूरी टेम्परेचर को, जिसको आप TC से भी शो कर सकते हैं, आप इसको स्टडी करेंगे बार बार. दिस इज़ द टेम्परेचर अबव विच, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिससे अगर टेम्परेचर की वैल्यू को एक्सीड किया जाए देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट विल बिकम अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसमें एट दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस that converts into paramagnetic substance. This is known as the Curie temperature. For example, for the iron, this Curie temperature that is about 750 degree centigrade.
So this was all about the domain theory of the ferromagnetic substance. Again, I am revising this, that the domain theory of ferromagnetic substances show that when we consider a sample or a specimen of the ferromagnetic substance, then in this specimen we are having macroscopic regions, और इस ईच रीजन को हम बोलते हैं डोमेन। और इस डोमेन में, हर डोमेन में एटलीस्ट 10⁻12 से 16 तक एटम्स होते हैं, और इस तरह के एरियाज होते हैं कि इनमें स्पिन ऑर्बिटल मोशन अलाइन हो रही होती है, जिसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रही होती है, और यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज़ इन द सेम डायरेक्शन फॉर द ऑल एटम्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पूरे पीस में आपको काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स नजर आ रही हैं। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सॉफ्ट एंड हार्ड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना ज़्यादा स्मॉल और लो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है टू अलाइन दीज मैग्नेटिक मोमेंट्स इन वन डायरेक्शन। अगर तो आपको लो वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इन सबको अलाइन करने के लिए, देन दैट टाइप ऑफ द मटेरियल इज नोन एज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एंड इफ यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू अलाइन दीज इन वन डायरेक्शन, देन दैट टाइप ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज द हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट को प्रोसेस रिवर्स करना उतना ही आसान है जितना कि इनको मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना भी उतना ही आसान है। हार्ड मटेरियल को मैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है और डीमैग्नेटाइज करना भी मुश्किल है। नाउ दे कम्स द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी एंड दे विल इफेक्ट और डिस्टर्ब द ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन्स। एंड वंस द ऑर्डरलीनेस ऑफ द डोमेन that get disturbed, then the ferromagnetic substance that will be converted into the paramagnetic। इसके डिफरेंट जो है वो तरीके हो सकते हैं, मैग्नेट को बार बार नीचे गिराने से, उसको बार बार हीट करने से, उसको सीधा डायरेक्ट उसको हीट प्रोवाइड करने से जो है वो आप फेरो को पैरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द पॉइंट दैट इज़ कि किस टेम्परेचर से बढ़ा जाए तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पे चेंज हो जाता है। दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर। Above this Curie temperature, the ferromagnetic substance changes into the paramagnetic substance, and here we are having an example कि आयरन के लिए जो Curie temperature है that is almost equal to 750 degree centigrade. So it was all about the magnetic properties of the solids.